वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। अभी तक इस मॉड्यूल में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस और उसकी कोरोलरी के तौर पर क्राइटेरियन फॉर परपेंडिकुलरिटी और फिर पिछले लेक्चर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बारे में सीखा। आज के लेक्चर में हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अगर एक लाइन है L जिसकी इक्वेशन हमें पता है और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो नेचुरल क्वेश्चन कि ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है P से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करी जाए इस लाइन पर, लेट्स से द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर मीट्स द लाइन इज Q, तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो लेंथ है PQ की जो लेंथ है हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइन के पैरामीटर के और पॉइंट्स, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आ जाता है, the length of perpendicular dropped from the point to the line is this very nice formula. Okay, so let's prove this. तो जब हम इसे प्रूव करेंगे, और जो प्रूफ मैं देने वाला हूँ रादर, उसमें मैं ये मान के चलूँगा ना a ज़ीरो है और ना b ज़ीरो है, पर जब a या b ज़ीरो है तो वो केस बहुत आसान है, उस केस में ये देखना बहुत सरल है, तो वो केस मैं अवॉइड करूँगा। तो वी विल अस्यूम, वो भी ज़रूरत नहीं है अज्यूम करने की, मैं बस सरलता के लिए कर रहा हूँ। वी विल अस्यूम दैट a इज़ नॉन ज़ीरो एंड b इज़ नॉन ज़ीरो। और अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वो इस लाइन पर कहीं मिलेगी, और वर्टिकल लाइन बनाएंगे वो इस लाइन पर कहीं मिलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि a ज़ीरो नहीं है तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि अगर a ज़ीरो नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्योंकि a ज़ीरो नहीं है तो ये जो लाइन है ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, करेक्ट, क्योंकि लाइन को हॉरिजॉन्टल होने के लिए a को ज़ीरो होना आवश्यक है, राइट। और b ज़ीरो नहीं है इसलिए ये लाइन वर्टिकल नहीं है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है p से पास होती हुई वो भी इससे कहीं ना कहीं मिलेगी, और जो वर्टिकल लाइन है p से पास होती हुई वो भी इससे कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो उनको हम दिखा देते हैं फिगर में। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है p से पास होती हुई और ये वर्टिकल लाइन है p से पास होती हुई। लेट्स से दे मीट द लाइन एट द पॉइंट a एंड b। हम करेंगे क्या, ये जो ट्राइंगल है APB इसका एरिया दो तरह से लिखेंगे। एक तरीका है लिखने का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ टाइम्स दिस लेंथ टाइम्स दिस लेंथ, ये है एरिया, और एरिया ये भी है हाफ टाइम्स दिस लेंथ, राइट। हाफ बेस इंटू हाइट को बस दो तरीके से यूज़ कर लिया है। तो अब AP की लेंथ क्या है और BP की लेंथ क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है। A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये तो पता ही है कि A का जो y कोऑर्डिनेट है वो वही है जो P का y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका y कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट पता है तो हमें x कोऑर्डिनेट भी पता है, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन पता है। और अगर वो कैलकुलेट करें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट विल बी माइनस c प्लस बी वाई नॉट डिवाइडेड बाय a, ये आ जाएगा। और ये मीनिंगफुल है क्योंकि हमने मान लिया था a नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी तरीके से इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x कोऑर्डिनेट तो x नॉट ही है बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है, तो x कोऑर्डिनेट तो x नॉट ही है, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा माइनस c प्लस ए एक्स नॉट डिवाइडेड बाय b, जो कि फिर से मीनिंगफुल है क्योंकि b को हमने नॉन ज़ीरो माना हुआ है। ठीक है, अब व्हाट इज़ AP? सो AP जो लेंथ है AP की वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जस्ट द डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स, राइट। या तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लें या कॉमन सेंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही है AP की लेंथ, और वो इसके बराबर है ax नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी डिवाइडेड बाय a। और उसी तरीके से
BP is ax नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। तो ये दोनों लेंथ्स आ गई। ए बी भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो ए बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दैट का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दैट का स्क्वायर। तो वो आ जाएगा इसके बराबर, जो कि है, अगर ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी होल स्क्वायर को कॉमन ले लें, इसके बराबर आया, जो कि है इस चीज़ के बराबर। और अब फाइनली अगर हम इस परपेंडिकुलर लेंथ को p बोल दें, तो हमें पता है कि हाफ ए बी इंटू पी इज हाफ ए पी इंटू पी बी, जो हमने पहले बात करी। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। हाफ हाफ को कैंसिल कर देते हैं, तो ये चीज़ आई, और इससे हमें आ जाएगा कि P इज़ ए पी टाइम्स बी पी डिवाइडेड बाई ए बी। तो कर ही लेते हैं पूरा डिटेल में। सो दिस गिव्स P टाइम्स this is equal to, oops, this is equal to इस चीज़ के बराबर, पर ए और बी दोनों ही ज़ीरो नहीं है तो एनीवे वो तो मान के ही चल रहे थे, तो ये मीनिंगफुल है और हम ये कैंसिल कर देंगे। और दूसरी बात कि अगर ये ज़ीरो हो जाता, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अगर ज़ीरो है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ये जो पॉइंट पी है वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है, और तब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, क्योंकि अगर ये पॉइंट पी इसी लाइन पर लाई कर गया, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है हमने इस पॉइंट से इस लाइन पर, उसकी लेंथ ज़ीरो हो जाएगी, और वही इस फॉर्मूले से आ रहा है। तो उस केस में तो आंसर सही आ ही रहा है, तो हम मान लेते हैं ये ज़ीरो नहीं है, सो दैट वी कैन कैंसिल इट आउट, राइट। तो अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अलजेब्रा, सो दैट इज, मतलब दैट्स इट, दैट इज़ द प्रूफ। ठीक है, तो ये तो उस केस में था जब ए और बी ज़ीरो नहीं थे। अगर ए ज़ीरो है तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये बहुत सरलता से आप देख पाएंगे कि ये बात ट्रू है, और लाइन अगर वर्टिकल है तो भी देख पाएंगे। तो वो केसेस मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, और ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, बार बार हम ये चीज़ डिराइव नहीं करना चाहते। ओके, एक और छोटी सी इसकी कोरोलरी, एल और एल प्राइम दो पैरेलल लाइंस हैं, और मान लेते हैं उन्हें इस फॉर्म में लिखा गया है कि पहली लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ ज़ीरो, और दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्राइम इज़ ज़ीरो। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये अलग हो सकते हैं यहाँ पर जो है, पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई दोनों में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हम ऐसे, मतलब अगर एल को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा गया, तो एल प्राइम को, यानी दूसरी जो पैरेलल लाइन है, उसको हम इस फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं फॉर सम सी प्राइम, क्योंकि एल और एल प्राइम पैरेलल हैं, अदरवाइज हम ये बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों की इक्वेशन हमें दी हुई है। इनके बीच की दूरी कितनी है? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, इनकी बीच की दूरी एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। कोई भी पॉइंट ले लें एल प्राइम से और परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये जो लेंथ आएगी दिस विल बी द सेम एज एनी इफ़ यू चूज़ एनी अदर पॉइंट एंड ड्रॉप द परपेंडिकुलर एंड फाइंड द लेंथ। तो किस पॉइंट को चूज़ करके परपेंडिकुलर गिराई गई है फ़र्क नहीं पड़ता, और वही जो परपेंडिकुलर लेंथ है वही इन दोनों लाइंस की बीच की दूरी है। ये परिभाषा है इन दोनों लाइंस की बीच की दूरी की। तो कैसे हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? फॉर्मूला बड़ा सरल है, वो इसके बराबर है। ठीक है, तो हाउ डू वी प्रूव दिस? प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। एक पॉइंट उठा लेते हैं जो मान लेते हैं एल पे लाई करता है। हम एल प्राइम से एक पॉइंट उठा के परपेंडिकुलर गिरा सकते थे। हम क्या करेंगे, हम एल से एक पॉइंट उठा के परपेंडिकुलर गिराएंगे, जस्ट ऐसे ही, मतलब कोई दोनों में से कोई भी एक करें, बात तो एक ही है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं जो एल पर है, और इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो क्या लेंथ आएगी? तो वो लेंथ आ जाएगी ए एक्स नॉट
प्लस सी प्राइम का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, जिसको मैं p बोल देता हूँ। ओके, पर क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर था, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी नो कि ax नॉट प्लस by नॉट प्लस सी इज ज़ीरो, विच वी नो। और इसको अगर यहाँ पर यूज़ करें तो इससे तुरंत मिल जाएगा कि p इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सी प्लस सी प्राइम डिवाइडेड बाय दिस थिंग, राइट। बस इस चीज़ को हमने माइनस सी लिख दिया और वो इसी के बराबर है एक्सप्रेशन, कोई फ़र्क नहीं है। बड़ी सरल सी बात। अब इलस्ट्रेशंस पर आ सकते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, S is the set of those points alpha comma beta such that जो ट्राइंगल बन रहा है इन तीनों पॉइंट से, उसका एरिया इज 12। तो इसको मैंने B बोला हुआ है फिगर में, इसको A बोला हुआ है और दूसरा वाला इसको P बोल देते हैं। तो P यहाँ पे कुछ है। तो कौन से पॉइंट्स P सेट S में हैं? वो पॉइंट्स P जो ऐसे हैं कि ये ट्राइंगल का एरिया 12 हो जाए, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑरिजिन टू अ पॉइंट इन एस। तो सेट एस पहले हम समझेंगे कैसा दिखता है, पर मान लें कि वो ऐसा कुछ अजीब सा दिखता है। अब हर पॉइंट एस में एक डिस्टेंस दे रहा है ऑरिजिन से, राइट। ये सारी पॉसिबल डिस्टेंसेज हैं, इनमें से जो सबसे लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो हमें बतानी है, यही प्रश्न है। तो पहले समझते हैं कि एस कैसा दिखता है, खुद से सोचें इस पर, ज्योमेट्रिकली समझते हैं। एक पॉइंट पी कब 12 का एरिया बनाएगा इस ट्राइंगल के साथ? ट्राइंगल का अगर इस ये जो साइड है इसको बेस बोल दें, इसकी लेंथ हमें पता है, इसकी लेंथ आ जाएगी कैलकुलेट करने पर 2√5। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अगर इसको बेस समझ लें, बेस की लेंथ पता है, तो कब ये पॉइंट पी 12 का एरिया बनाएगा? जब ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाए, वो ऐसी हो जाए, लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर लेंथ L। तो हाफ बेस इंटू हाइट, L की जगह शायद मुझे H बोलना चाहिए था, दिस शुड बी 12, यानी L शुड बी 12/√5। तो ये जो पॉइंट है ये 12 का एरिया तब और केवल तब बनाएगा जब L की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 12/√5 हो जाए। अब वो पॉइंट लाइन के इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। जब एक तरफ मान लेते हैं इस तरफ है, तो वो फिर कौन से सारे पॉइंट्स हैं जिनसे परपेंडिकुलर लेंथ 12/√5 है? वो एक लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी और जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 12/√5 है, और इसी तरीके से इस तरफ एक ऐसी लाइन आएगी। तो सेट एस कुछ नहीं है, दो पैरेलल लाइंस का यूनियन है। ये दोनों ही लाइंस ए बी के पैरेलल होंगी और दोनों ही लाइंस ए बी से 12/√5 की दूरी पर होंगी। बस यही बात है। और फिर एक बार जब हमने ये दोनों लाइंस की इक्वेशन एक बार मान लीजिए लिख ली किसी भी प्रकार, तो अब जो ये मिनिमम लीस्ट पॉसिबल लेंथ जो ये पूछी गई है वो क्या है? इस लाइन से ओरिजिन की डिस्टेंस और इस लाइन से ओरिजिन की डिस्टेंस में जो छोटी डिस्टेंस है वो है। ठीक है, तो अब लिखते हैं कैसे हम इस सेट को लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सो अ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा lies in S if and only if the perpendicular distance from P to the line AB is 12/√5। यही बात हमने अभी करी। और लाइन AB की एक बार इक्वेशन लिख ही लेते हैं। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप इज 2। स्लोप हम तुरंत निकाल सकते हैं, वो 2 आ जाएगा। और क्योंकि अब ये लाइन जो है AB उसका स्लोप 2 है और वो 3,2 से पास होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-3। ये तो अब हम तुरंत जानते हैं कैसे करना है, ये इसमें समय नहीं लगना चाहिए। सो दिस गिव्स अस द इक्वेशन इज y-2x प्लस 4 इज 0।
तो ये है लाइन ए बी की इक्वेशन, राइट। इस लाइन की इक्वेशन ये है। एनीवे वो तो आप खुद ही निकाल सकते हैं अगर ये बात नहीं समझ आई। तो दिस इक्वेशन और दिस स्टेटमेंट नाउ इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कि बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 12 बाय रूट 5। अल्फा कॉमा बीटा से इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर गिराई जाए तो उसकी लेंथ ये होगी, ये हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से, और उसे इसके बराबर होना पड़ेगा अगर पॉइंट पी को सेट एस पर लाई करना है, एंड कन्वर्सली। सो दिस इज एग्जैक्टली द कंडीशन दैट इज टू बी सेटिस्फाइड फॉर द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू लाई इन द सेट एस। और अब ये कंडीशन को थोड़ा सा हम सेटल कर लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो डिनोमिनेटर में रूट 5 है वो इस रूट 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कि बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 12, विच इज़ द सेम एज सेइंग या तो ये चीज़ 12 के बराबर हो जाए या ये चीज़ माइनस 12 के बराबर हो जाए, दैट इज दिस और दिस। ठीक है, तो अल्फा कॉमा बीटा सेट एस में तब और केवल तब है जब या तो ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तो द कंक्लूजन इज द सेट एस इज द यूनियन ऑफ ये लाइन y माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2x प्लस 16 इक्वल 0, इन दोनों लाइंस का यूनियन है। ठीक है, ये बात समझनी ज़रूरी है कि सेट एस इज प्रिसाइसली इस लाइन और इस लाइन का यूनियन, और अब इन दोनों में से कौन सी लाइन ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक है और वो दूरी कितनी है यही पूछा गया है। इसकी ओरिजिन से दूरी क्या है, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करें, वो आ जाएगा 8 अपॉन रूट 5 और इसकी दूरी है 16 अपॉन रूट 5। ये नज़दीक है और देयरफॉर द आंसर इज दिस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये काफ़ी कुछ पिछले सवाल जैसा है, एकदम वैसा नहीं है पर शायद उससे सरल ही है, तो मैंने एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ा हुआ है, पॉज करके पढ़ें और सॉल्व करें। नेक्स्ट, एक पॉइंट है R 3,7 और P और Q दो पॉइंट्स हैं इस लाइन पर, वो लाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है। P और Q दो पॉइंट्स हैं और बताया हुआ है कि PQR इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो पॉइंट्स P और Q हैं वो आर्बिट्ररी नहीं है, वो कुछ ऐसे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाए, और फिर PQR का एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, सोचें इस पर। तो बात यह है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, इन पर्टिकुलर कम से कम ये तो 60 है। और अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो केवल हमें इसकी साइड लेंथ निकालनी है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर साइड लेंथ मिल गई, मान लें s, तो एरिया उसका ये हो जाएगा √3/4s²। तो हमें बस ये साइड लेंथ निकालनी है, पर साइड लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो हाइट है कह लें, वो निकाल लेंगे। अगर एक बार वो मिल गई तो ट्रिग्नोमेट्री से फिर हमें ये मिल जाएगी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 60 और ये लेंथ अगर हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग sin 60, और परपेंडिकुलर लेंथ हम तुरंत लिख सकते हैं। तो लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल दिस h. So by the perpendicular distance का formula h is equal to 3 plus 7 minus 5 की absolute value divided by root of 1 square plus 1 square, which is 5 upon √2, right? now अगर इसको मैं s बोल दूं, ये जो साइड है इसको s बोल दिया, तो हमें पता है कि sin 60 दिस इज इक्वल टू h अपॉन s, जिससे हमें मिला s इज इक्वल टू h times 2/√3, right, which gives s is 10/√6, and therefore s square is 100/6,
which is equal to 50 by 3, and therefore root 3 by 4 s square is this value. This gives 25 by 2 root 3. So that is the option. Very simple. अब बोला हुआ है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इस लाइन के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही हैं. तो मान लें मैं ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा. मान लें ये लाइन और ये लाइन ले लेता हूँ. तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि आइसोसेलेस नहीं लग रहा देखने से, पर अगर थोड़ा सा ऐसा अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस लें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बन जाएगा. तो हमने वो परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं ओरिजिन से पास होती हुई सच दैट ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बने. क्लियरली जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा उसमें ये दोनों साइड्स बराबर होंगे. ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये साइड इसके बराबर हो जाए क्योंकि ये 90 डिग्री है. ये वाली तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ये किसी भी दूसरी साइड के बराबर नहीं हो सकती, वो सबसे बड़ी साइड है. तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा सच दैट ये और ये बराबर है और उस ट्रायंगल का एरिया पूछा हुआ है. ओके, सोचें इस पे. तो एक्चुअली ये काफ़ी कुछ वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसी प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉब्लम जैसा है. क्योंकि अगर हम मान लें कि ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हैं फिगर में बनाने के लिए, ये वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं सच दैट ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वेल, क्योंकि ये 90 डिग्री है और अगर इसको h बोल दें, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुई, अगर ये h है, वेल थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बन गया. अगर ये h है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, पर ये 90 डिग्री था तो ये और ये दोनों 45 हो जाएंगे, राइट. पर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, देयरफॉर ये भी 45 है क्योंकि ये वाला 45 है. तो अगर ये h है तो ये भी h है. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट. ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये भी h है और ये भी h है. तो इस ट्रायंगल का फिर एरिया क्या हो जाएगा? अगर इसको बेस मान लें तो बेस इज 2h, हाइट इज h, द एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट विच इज h स्क्वायर. तो h स्क्वायर ही हमें निकालना है और h हम तुरंत निकाल सकते हैं. h इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. लाइन की इक्वेशन हमें पता है, तो द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्चुअली 1 यूनिट. सो 1 स्क्वायर इज 1. सो मैंने कुछ लिखा नहीं, शब्दों में बोल दिया, बात समझ में आ गई होगी. ऑल राइट. अब जेईई एडवांस का एक सवाल. एक पॉइंट P के लिए हम D1P और D2P लिख रहे हैं, ये डिनोट करने के लिए कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन इज D1P एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन इज D2P. ये नोटेशन है. किसी भी पॉइंट P के लिए P की डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज D1P, P की डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज D2P, और पूछा हुआ है कि द एरिया ऑफ द रीजन R कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स P जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और ये सेटिस्फाई करते हों. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कौन से पॉइंट्स हैं सच दैट दिस डिस्टेंस विच इज D1P प्लस दिस डिस्टेंस इस रेंज में हो. 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए. वो कुछ रीजन है और उसका एरिया पूछा हुआ है. ठीक है, सोचें इस पे. शायद आप जेईई एडवांस के लिए ही ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं तो ज़रूर इस पे तो विचार करना ही चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं कौन से वो पॉइंट है. रीजन आर को हम कैरेक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि होना है रीजन आर के किसी भी पॉइंट को, सो लेट अल्फा एंड बीटा बी बोथ पॉजिटिव एंड P बी दिस पॉइंट. बी बोथ नॉन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शायद दोनों को पॉजिटिव रखना चाहिए, हमें पता नहीं, नॉन नेगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव, मुझे आज तक खुद नहीं समझ में आया. तो P एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और
अगर P R में है, so the point P is in R, is in the region R, if and only if, तब और केवल तब, by definition of region R, तब और केवल तब जब D1P plus D2P ये सेटिस्फाई करे। पर D1P और D2P का हम फॉर्मूला हम जानते हैं। D1P क्या है? D1P इज, इस लाइन से अगर देखें, मतलब ये लाइन से डिस्टेंस हमें देखनी है अल्फा कॉमा बीटा की, सो दैट इज अल्फा माइनस बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज √2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, राइट। कुछ नहीं किया है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है। सो दिस गिव्स अस व्हाट? दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग 2√2 is less than equal to alpha plus beta plus alpha minus beta का एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में लेस देन इक्वल टू 4√2। तो प्रिसाइसली ये कंडीशन है किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को रीजन आर में होने की। सबसे पहले तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये होना ज़रूरी है और उसके बाद ये होना ज़रूरी है। बस दिस इज़ एग्जैक्टली द कंडीशन दैट यू नीड फॉर समथिंग टू बी इन द रीजन आर। पर ये जो संख्या लिखी है ये है क्या? इस पर थोड़ा सा अगर सोचेंगे, दिस इज नथिंग बट मैक्स ऑफ alpha and beta, or rather not max but twice of the max. So this is twice of the max of alpha comma beta. बड़ी सरल बात है। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है यानी अल्फा इज द मैक्सिमम, तो ये संख्या 2 अल्फा बन जाएगी एंड देयरफॉर ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम। दूसरी संभावना है बीटा अल्फा से बड़ा है, अल्फा बीटा के बराबर भी हो सकता है, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तीसरी संभावना है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और उस केस में ये चीज़ 2 बीटा बन जाएगी। जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ खेलना आना चाहिए। ओके ये तो नेसेसरीली एनीवे पॉजिटिव है ही, तो यहाँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। एनीवे सो जस्ट वेरीफाई दैट दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, एंड नाउ वी कैन कैंसिल दीज टू, सो आई विल जस्ट डू इट हियर। दैट इज 2√2 ऑन द राइट हैंड साइड। तो अब ये रीजन हम प्लॉट कर सकते हैं। क्या है अल्फा और बीटा में? सबसे पहले तो जो मैक्सिमम है, हाँ सो मैक्सिमम शुड, एक बार ये रीजन देखते हैं ये कैसा रीजन है। तो अगर यहाँ पे मैं √2 ले लूँ, ये पॉइंट, दिस इज √2,0, और यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो ये पॉइंट हो जाएगा √2,√2, और यहाँ पे हर पॉइंट, ये इस सेगमेंट पे हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट पे हर पॉइंट पे जो मैक्सिमम है वो एग्जैक्टली √2 है, राइट। द एक्स कोऑर्डिनेट इज √2 पर वाई कोऑर्डिनेट √2 से छोटा है, छोटा है, छोटा, और यहाँ पे फाइनली जाके वो √2 बन गया। तो इस पॉइंट पे इस सेगमेंट पे हर पॉइंट के लिए अगर जो मैक्सिमम लिया जाए दोनों कोऑर्डिनेट्स का, वो एग्जैक्टली √2 आएगा। तो चलो कम से कम वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर ही रहा है। और अब यहाँ से मैं ऐसे आ जाऊँगा, और यहाँ पे भी वही बात, इस सेगमेंट पे हर पॉइंट के लिए जो मैक्सिमम है दोनों कोऑर्डिनेट्स का वो एग्जैक्टली √2 है। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमेशा √2 है, तो मैक्सिमम √2 से छोटा नहीं हो सकता, पर एक्स कोऑर्डिनेट √2 से छोटा है या √2 के बराबर है। इस पॉइंट पर √2 के बराबर है, बाकी जगह √2 से छोटा है। ठीक है, सो ये आया। और इसी तरह से अगर √2 के अलावा कोई और भी चीज़ ले लेते, √2 से बड़ी मान ले कोई चीज़ लेते, √2 प्लस वटेवर मान ले √3 लेते, तो वो ये बन जाता। तो ऐसे रीजन्स बनेंगे, ऐसे जो हर एक वैल्यू के लिए ये इस तरह का बनेगा। और ये 2√2 तक हमें जाना है, तो यहाँ पर 2√2, 0, 2√2 के लिए अगर 2√2 से बड़ा नहीं होना हमें, या 2√2 के सपोज बराबर ही होना है, इस मैक्सिमम को 2√2 के बराबर होना है, तो वो ये यूनियन है। पर अगर इसके बीच में रहना है तो वो ये रीजन है, पूरा ये रीजन। सो दिस इज एग्जैक्टली द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द रीजन आर। ये जो शेडेड रीजन है ये है रीजन आर। ये बात समझ में आनी ज़रूरी है, और बेस्ट है कि ये खुद ही समझें इसको। मेरे समझाने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बार खुद ही इस पर रुक करके विचार करें ये रीजन है क्या, राइट। और वो हमने प्लॉट किया हुआ है। तो और इसका एरिया कैसे निकालने, बहुत तरीके हैं। ये पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लें, उसमें इसका एरिया घटा दें, दैट इज़ वन वे। सो द एरिया इज, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या है, 2√2 का स्क्वायर
minus root 2 का square, which is 8 minus 2, which is 6. So the answer is 6. ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर. सबसे पहले हमने क्या किया, रीजन जो आर है उसको कैरेक्टराइज किया. द कैरेक्टराइजेशन इज प्रिसाइसली दिस, वेर अल्फा एंड बीटा इज एटलीस्ट नॉन नेगेटिव. और एक बार जब मैक्सिमम की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, पर एक बार कुछ फिक्स कर दीजिए. मान लीजिए रूट 2 फिक्स किया तो वो ये है, रूट 2 से थोड़ा बड़ा फिक्स किया तो ये है, सो ये है, बड़ा करते गए और रूट 2 तक गए तो फिर ये है. तो दिस इज द एंटायर रीजन वेयर these equations and these inequalities are satisfied. उसका एरिया फिर हमने लिख लिया. वेरी सिंपल. लास्ट में एक और जे एडवांस का सवाल. L1 एंड L2 आर दीज टू लाइन्स. L1 की इक्वेशन ये है, L2 की इक्वेशन ये है. एक कोई कांस्टेंट है लैम्डा, रियल नंबर, सच दैट ये जो कर्व है C डिफाइंड एज फॉलोज. C is the locus of those points P such that the product of the distance between the line P and L1 and P and L2 is lambda square. तो एक लैम्डा फिक्स कीजिए, कोई भी. अभी ये लैम्डा हमें नहीं पता क्या है. लैम्डा मान लीजिए 10 है, कुछ भी है. लैम्डा इज सम पॉजिटिव रियल नंबर. हर एक लैम्डा के लिए हम एक लोकस C डिफाइन कर सकते हैं ऑफ दोज पॉइंट्स जिनका प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू लाइन्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. ठीक है. some curve, we don't understand this curve right now. फिर बोला हुआ है कि ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इस लोकस को 2 पॉइंट्स पर मिलती है r और s, और ये हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन r एंड s इज रूट 270. तो यहाँ से हमें लैम्डा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है. लैम्डा यहाँ पे अब आर्बिट्री नहीं हो सकता. ये जब इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई तो इससे हमें लैम्डा के बारे में कुछ पता चला है, वो हम देखेंगे. और अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, ये भी दिया हुआ है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट्स द कर्व सी. हाँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट्स द कर्व सी इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. उनके नाम दे दिए, आर प्राइम और एस प्राइम. और अब अगर d इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर प्राइम एंड एस प्राइम, तो हमसे सबसे पहले तो लैम्डा पूछा हुआ है और हमसे d पूछा हुआ है. यही सवाल है. ठीक है. तो ये बड़ा लंबा सा डिस्क्रिप्शन है, पर जो भी क्या कर सकते हैं. फिगर में देखते हैं. तो ये हमारे पास 2 लाइंस हैं और लैम्डा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एक लोकस है जो कि हाउ इज इट डिफाइंड, वो सारे पॉइंट्स का सच दैट दिस टाइम्स दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर टाइम्स दिस परपेंडिकुलर, ये दिस इज लैम्डा स्क्वायर. तो दैट इज सम सेट, आई डोंट नो व्हाट दैट सेट इज. ठीक है. पर ये दिया हुआ है कि वो जो भी लोकस है उसको अगर इस लाइन से इंटरसेक्ट करें, अगर इस लाइन से इंटरसेक्ट करें तो ये जो डिस्टेंस है ये रूट 270 है. राइट. यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि ये जो लाइन है वो उस लोकस को 2 पॉइंट्स पर मिलती है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज रूट 270. तो एक बार इससे ही समझते हैं कि क्या मिल रहा है हमें, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो कहा गया है कि इस लाइन पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका अगर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस हम निकालें फ्रॉम दीज 2 लाइन्स तो वो लैम्डा स्क्वायर आएगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है रूट 270. तो मान लेते हैं कि वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं, पहले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, पैरामीट्रिकली लिख रहा हूँ. पहले पॉइंट को बोल दिया मैंने s, 2s प्लस 1. लेट्स से दिस इज r. एंड द सेकेंड पॉइंट, वेल दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, इसको r नहीं बोलता, इसको s बोल देता हूँ. एंड द अदर पॉइंट इज t, सॉरी द अदर पॉइंट इज r, उसको मैं ये बोल देता हूँ लिटिल r, 2r प्लस 1. तो s और r दोनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस लिखें तो लैम्डा स्क्वायर आएगा और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो रूट 270 है. तो देखें इससे क्या मिलता है. तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस टाइम्स दैट डिस्टेंस, वो हम तुरंत लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशंस हमें पता है लाइंस की. सो दैट इज s रूट 2 प्लस 2s प्लस 1 माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय
रूट टू स्क्वायर प्लस वन लिख ही देता हूँ पूरा, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट, और इसी तरीके से ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ दिस इज लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज दिस? एंड सेम थिंग फॉर टी, जो चीज़ हमने एस के लिए बोली, सॉरी सेम थिंग फॉर आर, जो एस के लिए बोला वही चीज़ आर के लिए भी है, ये दिया ही हुआ है प्रश्न में। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज टेलिंग अस mod s into root 2 minus 1 times mod s into root 2 minus 2, तो rather ये 2 minus root 2 divided by 3। ये क्या हुआ? ये जो चीज़ है उसमें 1 1 कैंसिल, मैंने mod s बाहर निकाल दिया s कॉमन लेके, और अंदर जो चीज़ है वो एक्चुअली रूट 2 minus 1 नहीं होगी, रूट 2 plus 2 होगी, 2 plus root 2। और यहाँ पे क्या हुआ, ये -1 और 1 ये गायब हो गए, और फिर मॉड मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर फिर रूट 2 minus 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको मैंने ये लिख दिया, जस्ट चेक, कुछ भी नहीं है, विच इज टेलिंग अस एस स्क्वायर टाइम्स 4 minus 2, 4 minus 2 कितना होता है? 2 होता है। सो 2s स्क्वायर इज 3 लैम्डा स्क्वायर, जिससे हमें मिला s स्क्वायर इज 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2। एंड सेम फॉर r, जो काम हमने s के लिए किया वही r के लिए भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें मिली, और अब फाइनली ये जो डिस्टेंस है r और s के बीच की, ये रूट 270 है, ये भी यूज़ करते हैं। सो फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी हैव r minus s होल स्क्वायर प्लस twice of r minus s whole square, this is 270, right? That is the square of the distance between r and s, and this is square of root 270. So this gives us 5r minus s whole square is 270, 5 से cancel मार देता हूँ, so that gives us 54, right? ठीक है, तो ये तो हमारे पास था, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि ठीक है, तो इससे पता चला मॉड ऑफ r माइनस एस, ये जो इक्वेशन है इससे पता चला मॉड ऑफ r माइनस एस इज रूट 54, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास r और s के बारे में इंफॉर्मेशन है, पर r और s अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ था वो जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वो हमारे लोकस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही थी। तो कैपिटल R और कैपिटल S दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एंड देयरफॉर लिटिल r और लिटिल s अलग अलग हैं। तो एक उनमें से √3/2 लैम्डा होगा और दूसरा -√3 बाई लैम्डा होगा। सो लेट्स से विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन से कि r को हम बोल देते हैं √3/2 लैम्डा, और s को बोल देते हैं -√3/2 लैम्डा। ओके, तो फिर यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है लैम्डा को मैंने नॉन नेगेटिव माना हुआ है, लैम्डा इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, शायद क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था फिक्स कांस्टेंट लैम्डा, पर मैं उसे पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, नहीं तो माइनस लैम्डा से रिप्लेस कर दीजिए उसे। ओके, सो दिस गिव्स अस r माइनस एस अगर करेंगे तो वो आ जाएगा √6 लैम्डा, एंड देयरफॉर लैम्डा इज 3। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इज 3। और अब बचा हुआ क्या है कि लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट सी एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्राइम एंड एस प्राइम, और उन दोनों के बीच का जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है वो फिर पूछा गया है, वही डी है वो पूछा गया है।
तो इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू 3 मिल गई, तो आर और एस दोनों हमें मिल गए और ये दोनों पॉइंट्स अब हमें मिल गए। ठीक है, और एनीवे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी? सबसे पहले व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एंड एस। ये एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे, आर और एस को जब जोड़ेंगे तो ज़ीरो मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और उसी तरीके से जब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा आर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, r plus s plus 1 is actually 1 because r and s are opposites of each other. तो exactly यही point है. This point is 0,1. Just note what is this point? This point is 0,1. ये जो लाइन है वो y एक्सिस को 0,1 पे मिलती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, r और s हमें पता है तो हम ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं और उन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यही है। ग्रेट। और इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी अ लाइन लाइक दिस, जो कि हम बना सकते हैं। ठीक है, वो ये लाइन है, और अब ये हमारे लोकस को आर प्राइम और एस प्राइम पर मिलती है। और आपको फिर सेम गेम खेलना है, ये वाला फिर पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं इस लाइन की, और फिर क्या दिया, क्या हुआ है, हाँ, तो वो जो लोकस है, क्योंकि अब लैम्डा हमें मिल गया है, लैम्डा की वैल्यू अब हमें मिल गई है, तो वो जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जो वो 2 पॉइंट्स हैं आर प्राइम और एस प्राइम, वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन पता है और लैम्डा की वैल्यू पता है, तो वो दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर और डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो पार्ट फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्जैक्टली इसी तरह की कॉम्पिटिशन है वो। ऑलराइट, सो होपफुली दिस वाज क्लियर, एंड एज यूजुअल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।